नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि अभी-अभी बीपीएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है जो आप लोग देख सकते हैं, जो कब का है, आज शाम को ही आया है। जो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन देख सकते हैं, 21 तारीख को नोटिस आया है। ये एक्चुअली बहुत बच्चे भ्रमित हो गए हैं इसको देख कर के कि सर ये किस चीज़ का नोटिस है। तो मैं उन भाइयों को बता दूं कि ये नोटिस बीपीएससी की ओर से आया है रिजल्ट को लेकर के। हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और हर पॉइंट को बारी बारी से डिस्कस। 3 पेज का नोटिस है। कितने पेज का नोटिस है? 3 पेजेस का नोटिस है। 3 पेजेस का नोटिस है। हम बारी बारी सबको डिस्कस करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या 27/2023 से किसका है? सेकेंड चरण का अध्यापक नियुक्ति नियमावली। यहाँ पे लिखा है प्रतियोगिता परीक्षा। ओके, यहाँ पे इसको ऊपर स्लाइड करेंगे तो देखते हैं। बारी बारी से मैं पढ़ता चलूंगा और जो समझाने वाला पॉइंट होगा मैं समझाते चलूंगा। यहाँ पर लिखा गया विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि अभी बहुत सारा फर्जी फर्जी निकल के सामने आ रहा है। किसी का एस्टेट नहीं हुआ है, किसी का कुछ नहीं हुआ है, किसी का ना एस्टेट है ना उसके पास सीटेट है, ना एस्टेट है और ना ही सीटेट है, और उस सब का ज्वाइनिंग हो गया है। आखिर कैसे हो गया, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसी को लेकर बीपीएससी इस बार बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। उसका बोल रही है कि जो भी यहाँ पे आपने ऑनलाइन किया है आवेदन, उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहेगा? वाटर मार्क बीपीएससी का होगा। आई थिंक वाटर मार्क का मतलब तो सभी समझते होंगे। वाटर मार्क बीपीएससी का लोगो बैकग्राउंड में बना रहेगा, बीपीएससी का लोगो, उसको डाउनलोड करके उसको ले जाना है। उससे वेरीफाई किससे होगा? आपके मूल प्रमाण पत्र से होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जो अपलोड किया है और जो ले जाएगा उसमें थोड़ा भी त्रुटि पाया गया तो वो उसका परीक्षा या कैंडिडेचर उसी समय समाप्त हो जाएगा। कोई नहीं, वही कस ले जाना है, काउंसलिंग के समय ले जाना है। मैंने काउंसलिंग का वीडियो जस्ट अभी डाला हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं जा करके। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कब रिजल्ट प्रकाशन के बाद प्रशासनिक विभाग कौन सा होता है कि जिस विभाग का बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। तो बीपीएससी कौन सा विभाग का है? तो शिक्षा विभाग का एग्जाम ले रहा है। बीपीएससी कौन से विभाग का? शिक्षा विभाग का एग्जाम ले रहा है। ओके, तो प्रशासनिक विभाग कौन सा हो गया? शिक्षा विभाग हो गया। हम आगे चलते हैं। हम इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात और दस्तावेज को डाउनलोड कागजात और समय को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष सक्षम पदाधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित होंगे। मतलब जो भी डीओ साहब होंगे या बीओ होंगे, डीओ होंगे या बीओ होंगे, ओके, आपके सामने जो चेक कर रहे होंगे उनके सामने आपको क्या करना है? जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जो आपने वाटर मार्क से डाउनलोड किया है उसको दिखाना होगा कि भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद वो आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे है अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया। देखिए यहाँ पे पिछला बार क्या था, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं दिया रहता था। रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न होगा। पूर्व में वाटर मार्क कैसा था, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। पहले वाटर मार्क होता था कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया और डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक बीपीएससी का कहीं पे लोगो आपको मिल जाता था बैकग्राउंड में बना हुआ, मान लीजिए ऐसे। लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि इस बार ऐसे हो कि एक जैसे आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया, यहाँ पे वाटर मार्क रहेगा, उसके ऊपर बैकग्राउंड में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह या आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो पूरा अंदर में लिखा रहेगा। पूरा बैकग्राउंड में आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा।
ऐसे हो सकता है क्योंकि पूर्व से भिन्न हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वाटर मार्क पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशस्त्र रूप में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा। वाटरमार्क क्या होगा मैंने आपको समझा दिया। प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। प्रशासनिक विभाग कौन सा है मैंने बता दिया था, जो शिक्षा विभाग है, वो जब काउंसलिंग आयोजित करेगी वहाँ प्रस्तुत करना होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्जी लोग का खेल खत्म। आयोग का जब तक वाटर मार्क नहीं रहेगा स्पेशल, मान लीजिए मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, गलती से बीपीएससी के द्वारा मेरे पे वाटर मार्क नहीं दिया गया तो मेरा भी काउंसलिंग नहीं होगा। उसके लिए मुझे बीपीएससी से रिक्वेस्ट करना होगा कि मेरे में गलती हुई है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। उसके बाद आयोग के यहाँ पे हमने देख लिया था, कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10th के डॉक्यूमेंट्स थे, सर्टिफिकेट तो थे, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट ना डाल के प्रोविजनल कुछ डाल दिया या मार्कशीट रिसीट दोनों में डाल दिया। अब वहाँ पर तो सर्टिफिकेट दोनों मिलान करना होगा। तो फिर इस केस में क्या होगा, अपना से तभी बीपीएससी अपलोड करवाएगा जब शिक्षा विभाग रिक्वेस्ट करेगा कि भाई बीपीएससी को एससी को कि प्लीज़ आप लोग अपलोड करवाइए और एक नया इनको दे दीजिए। तो उस केस में बीपीएससी कुछ कर सकती है। प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं है। अभ्यर्थी कुछ भी कर ले उनको मौका नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण के संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। यानी शिक्षा विभाग द्वारा सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से मेडिकल समक्ष हॉस्पिटल कॉलेज द्वारा कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो। सपोज कीजिए कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन से अप्लाई किए हैं, जैसे पीएच में जिसको बोलते हैं, पीएच कैंडिडेट मान लीजिए कोई है, उन्होंने पीएच से अप्लाई किया लेकिन उनका जनरल में सिलेक्शन हो गया। तो जनरल से सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो पीएच से अप्लाई किए हैं तभी उनका जांच किया जाएगा। गुणागुण के आधार पर ही सफल क्यों न घोषित किए गए हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें नियमित आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। क्यों इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनको दिव्यांगता के आधार पर एक्स्ट्रा जो 40 मिनट्स मिलता है उनको दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे उनका जांच होगा। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम है तो उनकी उम्मीदवारी उसी समय रद्द की जाएगी। ये सब है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको है जो कट ऑफ है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, हम इसको भी देख लेते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन का इतना आप लोग देख सकते हैं कि वही आपका यही 40% जनरल के लिए, सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% है मिनिमम। पिछला बार इतना लोग ला करके सिलेक्शन हुआ था टीआरई 1 में, आप लोग समझते होंगे। और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम रखा गया है। इतना जो लाएगा, इससे अगर इससे कम मान लीजिए जितना रखा गया इससे पॉइंट भी कम आएगा तो नहीं होगा। अब आप लोग को मैं एक बात बता दूं, जैसे रिसेंटली अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टोटल 4700 लोगों ने मल्टीपल रिजल्ट में पास किया था, 4700 सीट था, लेकिन 2700 पे रिजल्ट आया। तो बहुत लोग नाराज़ है कि क्यों नहीं हमारा आया, हम तो नंबर थे। नहीं भाई, आप नहीं थे। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जितना है उतना 34 हो चाहे 40% हो, आपके पास नहीं था, या आपको भाषा में 30% से आपका माइनस में था, कम भाषा था, इस वजह से आपको सफल नहीं किया गया था। तो ये पंगा है। आप कितना भी कर लें आपको मिनिमम ये चाहिए, भले सीट खाली रह जाए, मिनिमम इतना चाहिए।
स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने क्या बताया, यही कारण है कि बहुत लोगों का हर चीज रहते हुए भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि न्यूनतम अर्हता नहीं कर रहे थे। फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ये सेम टू सेम लैंग्वेज हमारे अतुल सर का है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो न्यूनतम अर्हता नहीं लाएंगे वो अब कैटेगरी वाइज उनको परीक्षा फल नहीं दिया जाएगा, उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो मैं कभी भी नहीं बोलता लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। और लोग ऐसे ही वीडियो बना देते हैं बिना फालतू के 20 को 30 को, आप लोग उसको लाइक कमेंट कर देते हैं। यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। उसके बाद ध्यातक है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। मैं आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप EWS या EBC है, ठीक है, EBC या EBC है, या एक सेकेंड, आप EBC या EWS है, ठीक है। अब जो भी होगा जैसे हिंदी में है, अब EWS है, EBC है या ST है या SC है, कोई मैटर नहीं करता। हिंदी में पहले मान लीजिए 14 से सीट है, तो जो जो इसमें टॉप टॉप में मार्किंग वाला होगा, ये 4 गो में है, जो जो ज़्यादा मार्क्स लाया होगा, जैसे मान लीजिए 80 प्लस सबका मार्क्स है, तो इन सब लोगों को पहले फिल किया जाएगा 1400 जनरल का सीट, जिसमें सारे कैटेगरी के आएंगे, वो ST के हो चाहे SC के हो चाहे OBC के हो चाहे EWS के हो, पहले जनरल का सीट फिल किया जाएगा। जनरल का जब मान लीजिए 1400 सीट है जनरल का हिंदी में फिल हो जाएगा, जब उसके बाद आएगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज मेधा सूची बन के रेडी होगा। आप लोग समझ गए ना, वैसे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो, यहाँ पे एक सेकंड में बता रहा हूँ, बोल रहा है कि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि का योग्य अभ्यर्थी की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। वही बात है कि मान लीजिए कि आरक्षण थी, यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो, यानी UR का रिक्ति अधिक है सपोज कीजिए, और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, और जो रिजर्व कैटेगरी में है, रिजर्व में उनका कम हो, ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं रिजर्व के वो सारे अनारक्षित में ही चले जाएंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी संख्या कम है आरक्षित का, ठीक है। जिनका भी संख्या आरक्षित का कम है वो ऑटोमेटिक UR में चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पिछला बार भी वैसे ही होता, पिछला बार मैं बता दूं, जितने भी मैक्सिमम थे आरक्षित कोटि के या किसी भी कोटि के, सारे लोग जनरल से सिलेक्शन ले लिए थे। ओके, आप लोग समझ रहे हैं ना। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी। इस कारण से आप लोग देखते होंगे ना, पिछला में जो प्रीवियस ईयर में TRE 1 में NA लिखा था, नॉट अवेलेबल में जो लिखा था, वो आप मान के चलिए कि उसमें कैंडिडेट तो थे, लेकिन वो सारे कैंडिडेट UR से उनका सिलेक्शन हो गया था, इस वजह से वो सीट खाली रह गया था। क्यों? क्योंकि पहले हर किसी का पहले चयन जनरल से होगा, जनरल से चयन होगा, अगर वहाँ जनरल फुल हो गया उसके बाद आरक्षित कोटि में डिवाइड होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 200 सीट है SC का, ठीक है, और 1500 सीट है जनरल का, और सारे तो ST वाले जब जनरल में चले जाएंगे तो 200 सीट तो खाली ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, NA का मतलब नॉट अवेलेबल होता है, ठीक है, नॉट अवेलेबल होता है। आप लोग समझ गए ना। उसके बाद है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि का के अभ्यर्थी सफल घोषित होता है तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा। मैं क्या बताया कि अगर UR के सीट का अंतिम जो सीट होगा, मान लीजिए 1400 सीट है UR में,
1400 सीटुआ में कोई अगर मान लीजिए कौन सा सफल आरक्षित कोटि का कोई मान लीजिए ईबीसी का अगर ईबीसी का कोई सफल हो जाता है तो वही प्राप्तांक जो होगा वो लास्ट कट ऑफ होगा, लास्ट सीट ही लास्ट कट ऑफ होता है। और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी हो जाएगा। और जितना पे उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो आपका क्या बोलते हैं, वो आरक्षित कोटि के व्यक्ति का उतना उसका क्या आरक्षित कोटि का भी न्यूनतम आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी हो सकता है जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होगा। देखिए आप इतना मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका अगर हिंदी के में मान लो, हिंदी में अगर जनरल में आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि 80 प्लस जाएगा, 80 प्लस तो जाएगा नहीं, मैंने बता दिया कि 70 प्लस जिसका है वो सेफ है। कि मान लीजिए कि 80 प्लस आप बोल रहे हैं, 80 हो गया अगर कट ऑफ और उस पर कोई आरक्षित व्यक्ति वहाँ पे हो गया ईबीसी का, तब ईबीसी का मान के चलिए जब उसका सबसे जनरल में अगर सिलेक्शन हो गया किसी आरक्षित व्यक्ति का 80 नंबर पर कट ऑफ पे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे 65 से 70 के बीच में यहाँ ईबीसी में कट ऑफ जा रहा है। 65 भी हो सकता है, इवन 63 भी हो सकता है। तो ऐसे होता है सीट का बंटवारा। आप लोग डरे हुए हैं कि सर 67 नंबर है, 70 नंबर है, क्या होगा, 65 है क्या होगा। लोग चिंता नहीं करिए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, आप पॉजिटिव में रहिए। क्योंकि हम क्या अनारक्षित जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होगी, जो न्यूनतम अर्हता होगा रहता है आरक्षित कोटि का अनारक्षित कोटि का ईवार से कम होगा। यह भी घातक है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में आरक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का कट ऑफ का न्यूनतम अर्हता हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, मैंने आपको समझा दिया सिंपल में, आप उतना समझ जाइए क्योंकि इसको समझने जाएंगे तो इसके लिए बड़ा दिमाग खर्च करना होगा। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते चलिए। उसके बाद एक है टाई ब्रेकर को लेकर का बहुत ये है। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसे प्राप्तांक को छोड़कर था शेष 120। भाषा तो 150 का टोटल पेपर हुआ, भाषा तो 30 नंबर में है तो 120 मेन है। 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थी को औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। यहाँ पे ये आज का है, देखिए यहाँ पर तैयार की गई है लिखा हुआ है, आप इसे कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, यानी वहां पे तैयार हो गया। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 25 से काउंसलिंग होगा, तो इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ आज का टाइपिंग है, आज का सब टाइपिंग है, यानी की गई है, यानी उन लोगों को पता है कि हो चुका है। औपबंधिक प्रोविजनल जो प्रोविजनल मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट तैयार हो गया। उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय यानी मुख्य खंड, मान लीजिए चयनित विषय हमारे पास 3 था ना, मैं मेनली देखिए 6 to 12 बात करूंगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 1 से 5 वाले वो थोड़ा सीट भी कम है और वो लोग अपना अलग समझ सकते हैं। हालांकि वो भी हमारा ही वो भी फैमिली है, लेकिन उसका थोड़ा अलग पेज है। आप लोग भी जानते हैं कि उसमें जनरल स्टडी का पोर्शन वगैरह ज़्यादा है। पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे 6 to 8 में 3 विषय, ये तो लैंग्वेज था, लैंग्वेज में जिसको भाग 1 बोला जाता है। उसके बाद जीएस था जो भाग 2 बोला जाता है। उसके बाद एक था सब्जेक्ट जिसको भाग 3 बोला जाता है। आप लोग सब लोग समझ गए, भाग 3 बोला जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाग 3 मुख्य खंड अर्थात और अंतिम 80 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर में किया जाएगा। अगर किसी का दोनों का अगर मान लीजिए 120 में से 80 आ गया, दोनों का बंधक सबका 80 आ रहा है कट ऑफ पे, तो पहले किसका प्रयोग होगा? पहले 80 टोटल 120 में से 80 आ रहा है तो पहले किसका 80 का प्रयोग होगा कि 80 में से किसका पहले आया है वो
उसके बाद अंतिम 80 में से टाई ब्रेकर के परंतु किया गया है। टाई ब्रेकर में 80 नंबर का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी किया गया है। देखिए इसका मतलब रिजल्ट तैयार हो चुका है, परंतु 1 से 5 में अध्यापक के लिए भाषा 3 नहीं रहने के कारण टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 का नियम का पालन होगा। परंतु अध्यापक को गैर हिंदी अभ्यर्थी के मैंने बताया था कि वो हटा हुआ, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हटाया गया है वो। उसके बाद यहाँ पे होगा शून्य घोषित किया गया है, यहाँ भी दिया गया है, नहीं रखा गया टाई ब्रेकर 2। टाई ब्रेकर 3 और 4 में क्या क्रमशः वही जो देवनागरी लिपि और वो वर्णमाला के अनुसार जो वरीयता दी गई है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब इन दोनों नंबर से नहीं हुआ तो वो होगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शर्त दिया गया है। जैसे मुझे बहुत कहने में दुखी हो रही है क्योंकि सारे हमारे भाई हैं, NIOS DLED वाले को ऑफिशियली रूप से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला देकर, SLP का हवाला देकर बता दिया गया है कि नो NIOS। इसके लिए सॉरी आप लोगों को, हम लोग भी निकले थे तो बहुत दुख हुआ था कि रिजल्ट के टाइम में निकाल दिया गया, लेकिन ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट 18 महीना माना है तो BPSC भी 18 महीना मानेगी। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी का नहीं चलता, वो हमारा सर्वोच्च अदालत है। जहाँ तक है कि बिहार सरकार विद्यालय अध्यापक नियमावली के कणिका 2 में प्रशैक्षणिक वही बताया गया है कि मुझे पावर दिया गया है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं किससे परामर्श लूँगा, NCT से परामर्श लूँगा। शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा तो वही शिक्षा विभाग NCT से बात किया। अरे NCT अपने NCTE उसके वेबसाइट पे जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट के उसको अपलोड कर दिया है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया तो मान लीजिए ना कि NCT स्वीकार कर चुका है, और यहाँ पे BPSC है कि वो लास्ट बात मानेगा NCT का। अगर NCT जब स्वीकार कर लिया तो ये भी बात मानेगा, मतलब इसमें कोई पूछने वाली नहीं है। यदि यदि फिर भी यदि किसी संबंधित अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय अन्यथा आदेश पारित होता है तो उससे परीक्षा फल प्रभावित होगा। अगर कुछ भी मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में सब मान लीजिए बाद में बोल दे रहा नहीं NIOS DLED को शामिल करो तो उससे रिजल्ट प्रभावित होगा इन फ्यूचर भी। इसलिए आप लोग सावधान रहिए। ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।